नमस्कार दोस्तों। अभी हमारा मेंसुरेशन वाला टॉपिक चल रहा है जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। इसमें हमें क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी। चतुर्भुज, ठीक है। तो जो चतुर्भुज के दो टाइप होते हैं, एक होता है अपना क्या स्क्वायर यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं वर्ग, और एक होता है हमारा क्या आयत रेक्टेंगल, है ना। तो इनके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसके बारे में आयत हो गया रेक्टेंगल और ये हो गया स्क्वायर अपना वर्ग। इनके बारे में एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। और ट्रायंगल वाला भी मेंसुरेशन में ट्रायंगल वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ से इन चैप्टर को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम रेक्टेंगल और स्क्वायर के अलावा जो भी क्वाड्रिलेटरल रहेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारा पहले रहेगा कौन सा, समचतुर्भुज, है ना। समचतुर्भुज, इसको क्या हम रोम्बस बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रोम्बस। एक होता है हमारा समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है ना। और एक होता है हमारा क्या समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, है ना। इसको बोलते हैं हम ट्रेपेजियम, ठीक है। तो आज हम इन तीन क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करेंगे। तीनों के डायग्राम में डिफरेंस देखेंगे, सबके लिए अलग अलग कंडीशन होती हैं, तो उन सभी कंडीशन के लिए बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले चतुर्भुज कौन सा रहेगा हमारा, समचतुर्भुज, ठीक है। तो इसके पहले जो अभी हमने वर्ग पढ़ा था, वर्ग यानी कि क्या हमारा स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें पहले तो हमें इन दोनों में डिफरेंस एक बार चेक कर लेना है ना। जैसे हमारा स्क्वायर है और जो रोम्बस है यानी वर्ग और समचतुर्भुज, दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि बेसिकली दोनों में साइड तो सेम रहती हैं। अगर हमने एक स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर में हमारी चारों साइड सेम रहती हैं, ठीक है। ABCD चारों साइड कैसे रहेंगी, बराबर रहती हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर हमने एक रोम्बस बनाया तो देखो जो स्क्वायर है ना, इसको अगर हमने देखो एक रोम्बस में कन्वर्ट कर दिया, देखो इस टाइप से ABCD, तो इन दोनों में देखो साइड वाली वैल्यू तो सेम है, इसमें भी चारों साइड इक्वल होती हैं, इसमें भी चारों साइड इक्वल होती है ना। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो हमारा स्क्वायर होता है उसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। हर एक एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होता है ना, समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। इसके एंगल अलग अलग रहते हैं। जैसे ये अपना 50 डिग्री है, ठीक है। इसमें चारों एंगल 90 के होते हैं, इसमें दो दो एंगल बराबर होते हैं ना। जैसे ये 50 डिग्री का है तो ये सामने वाला भी 50 का होगा, ठीक है। अब जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, कोई भी चतुर्भुज जिसके चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये 50 + 50 100 हो गया। अब 360 करने को हमें 260 और चाहिए, है ना। 360 करने को हमें 260 और चाहिए, क्योंकि 100 तो हमारे पास हो गया। तो 130 यहाँ पे ऊपर रहेगा और 130 यहाँ पे नीचे रहेगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ हमारा, इसमें हर एक एंगल इक्वल नहीं है ना। इसमें हर एक एंगल इक्वल था, 90 डिग्री के थे सभी के सभी, है ना। इसमें दो दो एंगल आमने सामने वाले बराबर होते हैं। और इसमें ध्यान देना 90 नहीं होगा, क्योंकि अगर इसका एंगल अगर हमने 90 कर दिया फिर तो वो स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर रोम्बस बोलने का उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये इनका स्क्वायर और रोम्बस में बेसिक सा डिफरेंस था, ठीक है। एंगल के हिसाब से डिफरेंस आ रहा है इसमें केवल। अब जो हमारा ये रहता है ना स्क्वायर, स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर में हमने पढ़ा था कि इसके जो डायगोनल होते हैं ना वो 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो रोम्बस जो रहेगा ना हमारा रोम्बस, इसके डायगोनल भी 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं, ठीक है। ये जो दो विकर्ण है ना इसके, ये 90 डिग्री पर कैंसिल करते हैं इधर पे ना, बाइसेक्ट, यानी दो बराबर भागों में बांटेंगे। जैसे हमारा ए हो गया AO, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, AO इक्वल हो जाएगा OC, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे BO = OD, तो बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड कर देता है। और ध्यान देना एंगल हमेशा यहाँ पे 90 बनता है, 90 एंगल यहाँ पे कन्फर्म ही बनेगा, है ना। सेम कंडीशन इसमें हमने कहाँ पे पढ़ी थी, स्क्वायर में भी पढ़ी थी ये वाली कंडीशन, है ना। क्योंकि स्क्वायर में भी चारों साइड सेम थी, रोम्बस में भी चारों साइड सेम है। तो जब भी चारों साइड सेम होती हैं
तो जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं, ये आप ठीक है, ये बात एकदम फिक्स है। कभी भी कोई भी डायग्राम दिया हमें, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसकी चारों साइड सेम है तो वो जो उसका डायगोनल है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, यानी कि समद्विभाजित। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है, ये हमेशा होता है इसमें ऐसा। अब जैसे हमारा समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये हमारा इस टाइप से बनेगा पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो इसमें अभी हमने जो स्क्वायर बनाया था, एक बार फिर से, क्योंकि तीनों चीज़ों में बहुत सी सिमिलरिटी हैं, है ना, तीनों चीज़ों में सिमिलरिटी बहुत सी हैं। तो अभी जैसे हमारा एक हमने अभी स्क्वायर बनाया था ना, स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर में भी ये जो लाइन होती है ना, देखो एकदम पैरेलल होती है, सीधी जाती है, ये वाली लाइन में देखो एकदम सीधी जाएंगी। तो जो स्क्वायर होता है ना हमारा, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज स्क्वायर होता है। और जो हमारा समचतुर्भुज है, इसको भी हम समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, क्योंकि देखो इसकी लाइन भी सीधी जाती है। ठीक है, चाहे समचतुर्भुज हो या आपका स्क्वायर हो या फिर हमारा रेक्टेंगल हो, ध्यान देना रेक्टेंगल, ठीक है, ये यानी क्या, आयत, इसकी भी भुजाएं समानांतर होती हैं। ठीक है, देखो ये दोनों बिल्कुल सीधी जाएंगी पैरेलल, ये दोनों भी एकदम पैरेलल जाएंगी। तो अगर हम समानांतर चतुर्भुज की बात करें तो जो हमारा क्या क्या वर्ग जो हो गया, वर्ग के बाद क्या होगा, आयत हो गया, आयत के बाद क्या हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज। ठीक है, तो इन सभी के लिए हम क्या, समानांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। ठीक है, इन सभी के लिए समानांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, स्क्वायर में ये हम डिस्कस कर चुके हैं, रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री का होता है, इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है ना। चलो, इसमें समानांतर वाली कंडीशन हुई। अब देखो, अब हम पर्टिकुलर पैरेललोग्राम के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हमने क्या पढ़ा अभी, कि ये जो समचतुर्भुज होता है, इसके जो डायगोनल है, विकर्ण जो है, वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे के समद्विभाजित। ठीक है, अब यही कंडीशन अगर हम इसमें लगाएं, किसमें, पैरेललोग्राम में, तो इसमें देखो क्या होगा, सबसे पहले तो आमने सामने की भुजाएं होती हैं इसमें बराबर, इसके बराबर ए और इसके बराबर ए, और इसमें क्या होता है, इसमें चारों बराबर होती हैं। ठीक है, अब इसके जो डायगोनल है ना, देखो ये वाले डायगोनल, ये डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे मतलब आधा आधा करेंगे, नहीं तो एंगल 90 डिग्री का नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें एंगल कितने का बना था, यहाँ पे 90, इसमें एंगल 90 का नहीं बनेगा। ठीक है ना, अब इसमें देखो क्या हो गया हमारा, ए ओ इक्वल ओ सी, ए ओ इक्वल ओ सी, और यहाँ से बी ओ इक्वल ओ डी, है ना, ओ बी इक्वल ओ डी, जो भी लिखना हो। ठीक है, तो देखो जो कंडीशन इसमें है इधर भी है, ये वाली कंडीशन ये भी इधर लग रही है ना, लेकिन डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनने की कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही, जबकि इसमें हमेशा 90 डिग्री का एंगल हमारा बनना है। ठीक है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, इसकी क्या होती हैं, चार भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी बात, इसके जो विकर्ण हैं, है ना, ये वाले विकर्ण और ये वाले विकर्ण, तो जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था ना, स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल बराबर होते हैं, यानी ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, बी डी। ठीक है, लेकिन इनके डायगोनल कभी बराबर नहीं होंगे, इनके डायगोनल बराबर नहीं होते, है ना, एक डायगोनल ए सी यानी विकर्ण, ए सी की कुछ लंबाई है तो बी डी की लंबाई कुछ और दी होगी। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान देनी, ऐसे इसमें भी नहीं होगा, इसके डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, चलो फिर से एक बार, क्या क्या हुआ इसमें, चारों भुजाएं बराबर, इसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर, डायगोनल जो हैं वो जो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में बांटेंगे, इसके डायगोनल जो हैं बाइसेक्ट तो करते हैं, बाइसेक्ट तो करेंगे, लेकिन एंगल 90 का बनेगा ये कोई कंफर्म नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अब इसमें अगर हम इसके एंगल की बात करें, ठीक है, इसके अगर हम एंगल के बारे में बात करें, तो जो इनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल मतलब समझ रहे हो ना आप, इनको हम क्या बोलते हैं, आसन्न कोण, क्या, आसन्न कोण, है ना। चलो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, तो पहले हम समचतुर्भुज को बनाते हैं ना, ये इसके एडजेसेंट जो एंगल हैं आसन्न कोण, देखो ये जो बी हुआ ना, बी, तो बी का एडजेसेंट एंगल सी भी होगा,
और ए भी होगा, है ना। सी भी एडजेसेंट होगा, ये भी एडजेसेंट होगा, ठीक है। तो इसमें इनका सम जो है अपना इसके साथ ये वाला ले लिया हमने ऐसे, है ना। इनका सम 180 आता है, ध्यान देना आपका, है ना। जैसे बी हमें दिया सपोज 75 डिग्री, ठीक है, तो एक कन्फर्म है कि 105 होगा, ठीक है। अब बी का एडजेसेंट एंगल ए भी है, तो ए भी कितना होगा 105, ठीक है। और अब इसका एडजेसेंट एंगल ये वाला है। वैसे तो हमने क्या बताया आपको, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस में समचतुर्भुज में मैंने क्या बताया था, आमने सामने वाले एंगल बराबर होता है ना। ये 75 है तो ये भी 75 होगा, ठीक है। तो या तो आप आमने सामने वाले एंगल की कंडीशन लगा दो, और अगर आपको ये कंडीशन नहीं लगानी है तो इनके एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, जो एक ही लाइन से बने होते हैं ना। देखो एक ही लाइन से बने, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। अगर हम बी के साथ बात करें तो देखो बी के साथ एक इधर बना और एक बी के साथ इधर बना, है ना। तो ये कंडीशन ठीक ऐसे ही होता है किसमें, पैरेललोग्राम में, यानी कि समानांतर चतुर्भुज में। एडजेसेंट एंगल का सम जो है हमेशा हमारा कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। जैसे अब मान लो यहाँ पे लिया हमने कि ये है हमारा कितना 55 डिग्री, ठीक है। अगर ये 55 है तो एक कन्फर्म है कि 125 ही होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना है, ठीक है। अब देखो इसमें जो है हमारा अभी बी का एक तो एडजेसेंट एंगल ए हो गया, और इसी बी का एक एडजेसेंट एंगल सी भी होगा, है ना। यानी अगर ये 55 है तो ये कितना होगा 125, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनके आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, 125 ये 55 तो ये भी 55, ठीक है। तो चाहे हमारा समानांतर चतुर्भुज हो या फिर हमारा समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस हो, इनमें आमने सामने वाले एंगल होते हैं बराबर, ठीक है। ये बात ध्यान देनी है हमें। अब इसमें क्या है, अगर हम इनकी बात करें एरिया के लिए, है ना, तो जैसे एरिया जो है हमारा क्षेत्रफल, तो जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है रोम्बस का 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। अगर हमें विकर्ण दिए गए हैं या फिर विकर्ण को निकालने की कोई गुंजाइश है क्वेश्चन में, तो हम 1/2 d1 इंटू d2 फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और हमारे पास अगर डायगोनल नहीं निकलता है तो उस केस में अगर हमने इसी का एरिया निकाला तो वो हम क्या निकालते हैं, दो आसन्न भुजाओं का गुणनफल। आसन्न मतलब एडजेसेंट साइड, है ना। दो आसन्न भुजाओं का गुणनफल, या फिर देखो उसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा आप a स्क्वायर कर दो, ठीक है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। a स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है, a स्क्वायर इंटू साइन थीटा, क्योंकि दोनों जो इसकी चारों भुजाएं वो बराबर होती हैं। तो अगर हमने इधर ये भी लिखा कि दो आसन्न भुजाओं का गुणनफल, तो अब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो वो तो a इंटू ए होना ही है ना। इसलिए हमने सीधा यहाँ पे क्या लिख दिया, a स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यानी कि अगर हमें साइड दी गई है और एक एंगल दिया गया है, अगर साइड दी गई और एक एंगल दिया गया तो आप फॉर्मूला ये लगा दोगे, यानी हमें इस केस में डायगोनल हमारे पास नहीं होगा, विकर्ण नहीं होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास विकर्ण निकालने की कोई गुंजाइश है या फिर हमें विकर्ण क्वेश्चन में सीधे सीधे दिए गए हैं, तो फिर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें समानांतर चतुर्भुज हैं, तो जो इसका जो हम क्षेत्रफल है, इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। यानी कि क्या, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें फिर वही, मान लो हमारे पास हाइट नहीं है, केवल हमें साइड दे दी गई है, हाइट नहीं है केवल साइड दे देंगे, और हाइट अगर नहीं है तो इसका वो हम फिर एरिया नहीं निकाल पाएंगे ना। तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा दो आसन्न भुजाओं का गुणनफल, है ना, आसन्न भुजाओं का गुणनफल इनटू साइन थीटा, ठीक है। आसन्न भुजाएं यानी कि एडजेसेंट साइड, आसन्न भुजाएं देखो आप कैसे समझोगे, जैसे ए बी है ना, ए बी, तो इस ए बी की आसन्न भुजा है बी सी, ठीक है, या फिर इसी ए बी की आसन्न भुजा है ए डी, लेकिन बस सी डी नहीं होगी, क्योंकि सी डी इस ए बी के सामने है ना। ए बी से सी डी का कोई कनेक्शन नहीं है, ये दूर है, ठीक है ना। तो ए बी से जुड़ी हुई एक रेखा तो बी सी है, तो ए बी की आसन्न भुजा बी सी भी हो जाएगी, और इसी ए बी की आसन्न भुजा ए डी भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो इनके आसन्न भुजाएं कहलाएंगे। तो ये दो आसन्न भुजाओं का गुणनफल इनटू साइन थीटा, देखो वो यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई देखो इसमें तो आमने सामने की भुजाएं अलग अलग होती हैं,
है ना। लेकिन इसमें क्या चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो दो आसन भुजाओं का गुणनफल अगर हमने किया, अभी देखो आप ऐसे समझो, ये मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब इसका 5 का 5 मिनटू होगा तो वो 5 का स्क्वायर तो होना ही है ना। लेकिन इसमें साइड अलग अलग होती है, जे मान लो आपकी 5 है तो ये हो सकता है 8 हो, तो यहाँ पे हम इसको स्क्वायर नहीं कर सकते है ना। दो आसन भुजाओं का गुणनफल यहाँ पे यही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर लिख देंगे तो काम चलेगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूले दोनों एक ही हैं ये वाले, ठीक है। तो इस टाइप से हमें इनके एरिया निकाल ले हैं। अब इसमें जो है हमारा दो टाइप से एरिया निकल रहा है, जब हमारे पास भुजाएं या फिर विकर्ण दिए गए हों, और दूसरी कंडीशन में क्या, जब हमें इनका एक एंगल दिया गया हो, ठीक है। चलो तो अब इसमें हम शुरुआत करते हैं किससे, समचतुर्भुज से। समचतुर्भुज, इसके क्षेत्रफल को हम निकालते हैं, रोम्बस, ठीक है। देखो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप यानी कि पैरामीटर दिया है हमें, परिमाप कितना दिया 52 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण की लंबाई है, विकर्ण मतलब डायगोनल D1, ठीक है। एक विकर्ण की लंबाई दी गई हमें कितना 24 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें इसमें निकालना है। देखो इसमें हमारे पास एंगल नहीं दिया गया, तो इसमें हमें साइन थीटा वाला फॉर्मूला तो लगाना ही नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ से हम इसको डायग्राम बनाने, ABCD, ठीक है। और ये हो गया हमारी क्या डायगोनल। अब इसमें जो है हमारे पास पैरामीटर दिया है, चारों भुजाओं का योगफल कितना है 52। पैरामीटर क्या होता है, ये चारों भुजाओं का योगफल है ना। जब चारों भुजाओं का योगफल 52 है तो एक भुजा कैसे है, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो 4a की वैल्यू 52 है ना। ए ये सभी भुजाएं क्या ए रहेंगे ना, ए। तो 4a की वैल्यू 52 है, तो ये कितना आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, क्योंकि समचतुर्भुज ये सभी भुजाओं की लंबाइयाँ कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास एक डायगोनल है 24, ठीक है। अब मान लीजिए ये डायगोनल हमने ले लिया AC, तो AC की लेंथ है हमारे पास कितना 24। अब क्या पढ़ा था हमने, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर देते हैं, आधा आधा कर देगा तो 12 ऊपर हुआ और ये 12 नीचे हुआ, तो ये पूरा 24 था, उसको हमने आधा आधा कर दिया, ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या होता, हमारा जो एरिया होता है क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमारे पास D1 तो है लेकिन D2 नहीं है, तो अभी हम D2 इसमें निकालेंगे, ठीक है। तो जो ट्रायंगल है, देखो इसको हमने O मान लिया बीच में, जो ट्रायंगल हो गया हमारा कौन सा AOB, ठीक है। ट्रायंगल AOB, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के BO की वैल्यू निकाल देंगे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम मतलब वही कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या हो गया हमारा AB, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है या फिर हाइपोटेनियस, है ना। तो कर्ण का वर्ग यानी 13 स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया 12 स्क्वायर प्लस आधार हो गया BO, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया 169 इक्वल 144 प्लस BO का स्क्वायर, ये यहाँ पे माइनस कर दिया, तो 169 में से 144 माइनस हुआ तो 25 इक्वल BO का स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो BO की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट वैल्यू 5। अब देखो BO निकला 5, तो BO फिर OD, क्योंकि हमें चाहिए पूरा विकर्ण, ठीक है। तो जैसे हमारा D1 था कितना 24, तो यहीं पे अगर हम D2 की वैल्यू देखें D2 तो 5 ये निकला, ये भी 5 होगा, है ना। तो 5 + 5 कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो D2 हो गया हमारा कितना 10। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 1/2 D1 इंटू D2 में, ठीक है। तो क्या होगा 1/2 D1 है 24, D2 है 10, तो 2 से ये हमारा 12 टाइम कैंसिल, 12 10 = 120, 120 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमें जो है पैरामीटर दे दिया गया था, यानी साइड दी थी और एक डायगोनल था, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के दूसरा डायगोनल निकाल दिया, और जब हमारे पास दोनों डायगोनल आ जाएंगे तो फिर हम 1/2 D1 इंटू D2 वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है।
चलो अब इसमें हम एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जिसमें हमें मतलब डायगोनल नहीं रहेगा हमारे पास, हमें दिया रहेगा एंगल, ठीक है, और एंगल दिया रहेगा तो फिर हम कैसे इसका एरिया निकालेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है, परिमाप 80 सेंटीमीटर दिया है। परिमाप कितना है? 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो एक एंगल है, एक एंगल दिया है हमें 60 डिग्री का, है ना। चलो इसमें हम बना लेते हैं पहले, ये डायग्राम हो गया हमारा। परिमाप फिर से वही 4a की वैल्यू कितनी है? 80 है, तो a कितना हो गया? 80/4 यानी कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि सभी साइड कितनी 20 की हो जाएंगी, ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या दे दिया गया है कि इसका एक एंगल है वो 60 डिग्री का है। अब इन चार में से आप कोई भी एक एंगल 60 का ले सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चार में से कोई भी एंगल हम 60 डिग्री ले सकते हैं। देखो जैसे हमने ये वाला लिया 60, अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, ठीक है। और ये अब देखो इनका सम 180 होता है, एडजेसेंट एंगल 180 के होते हैं, है ना। तो 120, क्योंकि 180 करना है तो 120 से हुआ, 120 से हुआ, ठीक है। चलो अब इसमें हमारे पास d1 d2 नहीं है, तो अगर हम इसमें फॉर्मूला जो क्षेत्रफल निकालेंगे हम इसका, तो क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? a² × sin थीटा, ठीक है। अब देखो a², a मतलब 20, ठीक है, a साइड कितनी है? 20 है हमारी, तो ये किया हमने इसको 20 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा आप कोई वैल्यू रख लो, 60 भी रख सकते हो, 120 भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू साइन 60 की होती है वही वैल्यू साइन 120 की भी होती है, ठीक है। तो आप 120 ले लें साइन, या फिर 60 लेंगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलो यहाँ से अगर आपने इसको सॉल्व किया तो 20 का स्क्वायर हो गया कितना हमारा? 400 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, ठीक है। तो 2 से अगर हमने 400 को कैंसिल किया तो ये 200 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 200√3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास क्या नहीं था, इसमें हमें डायगोनल नहीं दिए थे, लेकिन हमें साइड के साथ साथ क्या दिया एक एंगल की वैल्यू दी थी, है ना। बस इसमें एक एंगल का पता होना बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि एक एंगल अगर हमें पता है तो हम सभी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जो एंगल ये है वही ये होगा। अब चारों का सम 360 होता है, तो 120 ये हो गया, अब बचा 240, तो 120 अपने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे रोम्बस में क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें कि हमने एक क्वेश्चन कर लिया डायगोनल के बेसिस पे एरिया निकालना, और दूसरा हमारा जो क्वेश्चन था वो हो गया एंगल के हिसाब से एरिया को निकालना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे समानांतर चतुर्भुज के बारे में, है ना। समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें हमने अभी क्या क्या कंडीशन पढ़ी थी? एक कंडीशन तो इसमें हमने ये पढ़ी थी कि इसकी आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं बराबर, चार भुजाएं इसमें बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। तो ए बी के इक्वल सी डी और ए डी के इक्वल बी सी, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा था? आसन्न कोणों का योग, यानी कि एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180। आसन्न कोण मतलब देखो इस ए का आसन्न कोण एक तो बी होगा और एक यहाँ पे डी होगा, ठीक है। सी नहीं होगा क्योंकि सी सामने है, तो एंगल ए के साथ प्लस एंगल बी 180 होता है, या फिर इसी को हम एंगल ए के साथ एंगल डी भी 180 लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमारी ये वैल्यू रहेंगी इसमें दो। चलो अब इसके बाद तीसरी कंडीशन हमसे क्या पड़ी थी? इसके जो डायगोनल है ना, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं। रोम्बस में समचतुर्भुज यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, ठीक है। तो अगर बाइसेक्ट इन्होंने किया तो क्या होगा हमारा? OA इक्वल OC, ऐसे यहाँ पे OB इक्वल OD, ठीक है। तो ये 3-4 कंडीशन है, इन्हीं के बेसिस पे हमारे सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो देखो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे एक समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई हमें दी गई है, जिसमें एक भुजा की लंबाई L1 है कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा की लंबाई L2 है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो इसको हम इस टाइप से डायग्राम बना लेते हैं। ये है 8
सेंटीमीटर है ना, ये है 5। अब 8 है तो सामने वाली भुजा भी 8 हो गई, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। ठीक है, ये हो गया। और क्या दे दिया हमें कि बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई है कितना, 4 सेंटीमीटर। बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको अरेंज करना है तो ये लिख देते हैं हम इसको ABCD, और ये हो गया AL मान लो, है ना, AL। ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या है, आधार गुणा ऊंचाई। इसका जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आधार कितना, अब आधार इसमें हम परपेंडिकुलर लेंगे, कौन सा, ये वाला 8 है ना, क्योंकि अब जो परपेंडिकुलर डला है वो BC पर डला है, इसलिए आधार आएगा हमारा 8 गुणा इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई ये हाइट हो गई इसकी 4, तो 8 4 जा कितना 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टाइप से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, तो अभी इसमें हमने वो आसन भुजाओं का गुणनफल वाला फॉर्मूला नहीं लगाया है, क्योंकि इसके क्षेत्रफल 2 टाइप से निकाले जाएंगे, देखते ही हो गया। और एक को जो क्षेत्रफल होता है आसन भुजाओं का गुणनफल वाला, वो हम जब हमें एंगल दिया रहेगा तब हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समानांतर चतुर्भुज की 2 भुजाओं की लंबाई हमें फिर से, एक की दी गई है कितना 10 सेंटीमीटर, और एक भुजा की लंबाई दी गई है कितनी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें देखो हमें क्या किया है, एक इसमें हमें दिया है, देखो यहाँ से 10-10 सेंटीमीटर, पहले हम डायग्राम बना के समझा दें आपको। देखो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, ये 10 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, है ना। अब क्या दिया हमें, जो 2 हमारी बड़ी भुजाएं इनके बीच की दूरी हमें दे दी गई है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी दे दी गई है, तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी दी हमें क्वेश्चन में कितनी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया है, तो हमें छोटी भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी है। अभी इसको हम अरेंज करते हैं, ABCD लिख देते हैं ना, ABCD, और ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया L, नीचे है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें छोटी भुजाओं के बीच की दूरी चाहिए, है ना। अब देखो इसी डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा ऐसे तिरछा बना दें, इसको अगर हम देखो इस टाइप से बना दें, ये ठीक है, तो अभी जो हमारा 8 इधर था ना, देखो वो हमने ले लिया ऐसे, ये हो गया 10, ये भी हो गया 10। अब हमें देखो इन छोटी भुजाओं के बीच की दूरी ये निकालनी है। ठीक है, डायग्राम वही है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला डायग्राम था, इसको हमने थोड़ा ऐसे कर दिया, है ना, ये वाला इस टाइप से। तो अब हमारा जो 10 था वो इधर आ गया, और 8 इधर हो गया ऊपर नीचे। ठीक है, चलो तो अब देखो इसको हम, डायग्राम में कोई अंतर नहीं, जो एरिया इसका वही एरिया इसका है। तो सबसे पहले तो हम निकाल देते हैं इसमें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालेंगे हम क्या, आधार गुणा ऊंचाई से, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आधार कितना हो गया इसका, देखो ये लंब डला है ना इस पर BC पर, तो ये कितना है 10 है, हाइट कितनी है इसकी 6 है। ठीक है, तो 10 का 6 में इंटू किया कितना हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकला हमारा एरिया। अब हमें क्या चाहिए, 2 छोटी भुजाओं के बीच की दूरी चाहिए, है ना। अब जो इधर एरिया निकला ना, यही एरिया हमारा यहाँ पे काम आएगा। तो यहाँ पे भी अगर हमने क्षेत्रफल निकाला तो कोई आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला रहेगा। अब इसमें देखो हमारा आधार गुणा ऊंचाई के हिसाब से। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया PQRS। ठीक है, ये 8 है, ये मान लो डला है लंब PT, इसकी लंबाई हमें निकालनी है। तो वही आधार गुणा ऊंचाई, तो इसमें आधार क्या होगा SR इंटू हाइट क्या हो जाएगी PT। ठीक है, अब क्षेत्रफल कितना निकाला 60, SR कितना है 8, ये पूरा SR है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये 8, ये भी 8 है, इंटू PT। तो इसको हमने कैंसिल किया 8 से, 7 टाइम 56.5, यानी PT हो गया कितना 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें 2 बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी दी थी कितना 6 सेंटीमीटर, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी थी, तो ये हो गया कितना हमारा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो इसी में हम एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें हमें क्या दिया होगा, एंगल दिया रहेगा। ठीक है, तो देखो जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ हमें दी हैं और उसमें एक एंगल दिया है ना। तो 2 भुजाओं की लंबाइयाँ कितनी हैं, एक भुजा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की लंबाई है कितनी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक एंगल दे दिया गया हमें कितना 30 डिग्री का, एक एंगल थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री।
ठीक है। अब हमें इस समांतर चतुर्भुज का क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। अब इसमें हम आधा गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें हमारे पास हाइट अब नहीं निकलेगी, ठीक है। अब इसमें हम एरिया वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखो इसको पहले डायग्राम बना लो। ये है जैसे हमारा कितना 12 ले लिया, ये भी 12, ये 8, ये भी 8, है ना। अब हमें एक एंगल दिया 30 का, तो हम ये वाला एंगल 30 ले लिया। अब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो ये 150 और ये भी 150, ठीक है। अब बस इसमें क्या लगाएंगे हम, क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या है हमारा, एरिया। क्षेत्रफल होता है क्या, दो आसन भुजाओं का गुणनफल। अब दो आसन भुजाएं मतलब समझ रहे हो आप, ए बी सी डी में आसन भुजाएं ए बी के साथ हमने क्या ले लिया, ए बी के साथ बी सी, ए बी के साथ बी सी ले लो या फिर इसी ए बी के साथ ए डी ले सकते हो, कोई दिक्कत है ना, इनटू साइन थीटा, साइन थीटा। ये हमें फॉर्मूला इसमें लगा देना है। अब ए बी हमारा कितना है, ए बी 8, बी सी कितना है, बी सी है हमारे पास 12 और साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 8 × 12 × 1/2, ठीक है। तो 2 से ये कैंसिल होगा कितना, 6 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा और 6 8 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से हमें समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने हैं। तो या तो हमें इसमें साइड दी होंगी, साइड के साथ साथ हाइट भी होगी, है ना। और अगर साइड के साथ साथ हाइट नहीं है तो फिर हमें एंगल दिया रहेगा, तो एंगल रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो दो टाइप से हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, साइड के साथ हाइट वाला और साइड के साथ एंगल वाला, ठीक है। चलो अब हमारा लास्ट बचा है कौन सा, ट्रेपेजियम। कौन सा, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। चलो अब इसके बारे में डिस्कस करें। पहले तो इसका डायग्राम देखो, आप देख लें, ये इस टाइप से डायग्राम बनता है, ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें दो लाइन हमेशा होती हैं पैरेलल, दो लाइन हमेशा पैरेलल होती हैं, क्या, ए डी के पैरेलल क्या हो जाएगा हमारा बी सी, ठीक है। ये दो लाइन हमेशा पैरेलल होती हैं और ये दो नॉन पैरेलल लाइन है। अब इसमें क्या है, जो हमारा एरिया होता है, जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 1/2, जो पैरेलल लाइन है इनका टोटल है ना, इनका सम, यानी कि जैसे ए डी प्लस बी सी 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल है ना, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट, ठीक है। ये हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। चलो देखें इसमें, जैसे हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ हमें दी हैं, ठीक है। तो एक भुजा की लंबाई है 7 सेंटीमीटर और जो हमारे पास दूसरी भुजा है उसकी लंबाई है कितनी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो समानांतर भुजाओं की लंबाइयाँ दी हैं तथा दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हमें दे दी गई है कितनी, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी दी है हमें कितना 8 सेंटीमीटर, ये हाइट का काम करेगी, है ना। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सिंपल सा 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, तो 7 और 15 है ना, 7 + 15 इंटू हाइट है कितना हमारे पास 8, ठीक है। तो 1/2 इंटू ये होगा कितना 22, इंटू कर देंगे हम इसमें 8 से, तो 2 से 11 टाइम कैंसिल हुआ, 11 8 जा 88 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप से हमारा क्षेत्रफल निकलेगा इसमें, ठीक है ना। चलो अब इसमें हम और क्वेश्चन लेते हो, एकदम सिंपल सा हो गया। अब इसमें हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, एक समलंब चतुर्भुज में दो समानांतर भुजाओं की लंबाइयां हमें दी हैं, कितना कितना, एक दिया है 14 सेंटीमीटर और एक दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा दोनों बराबर
असमांतर भुजाओं की लंबाई है कितनी, 13 सेंटीमीटर। ध्यान देना बराबर हैं दोनों, है ना, असमांतर भुजाएं जो बराबर हैं। AD इक्वल क्या है हमारा BC, ठीक है। इनकी लेंथ कितनी है 13A और 13A, ये 13 हमें दे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें जो है हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। इसका क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कब आएगा, जब हमारे पास दोनों भुजाओं का योगफल तो हमें चाहिए 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर भुजाएं मतलब क्या, AB प्लस DC या CD, जो भी लिखना हो, CD गुणा इसकी हाइट, ये है ना। तो देखो हमारे पास दो वैल्यू तो है, AB है और DC या फिर CD भी है, ठीक है, लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है। तो इसमें हमें पहले तो हाइट निकालनी पड़ेगी, तब जाके हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें हाइट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डाल दिया हमने एक परपेंडिकुलर इस टाइप से, ठीक है, ये डाल दिए, और यहाँ से ये आप डाल सकते हो, ये डाल दिया हमने ना। तो AL और BM ये दो परपेंडिकुलर डाल दिए। अब देखो यहाँ से जितना AB है उतना ही LM होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एकदम पैरेलल लाइन हमने यहाँ से खींच दी, परपेंडिकुलर डाल दी, है ना। तो 14A है तो ये भी कितना हो गया, 14A हो गया, ठीक है। अभी पूरा कितना है 24 है। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये बराबर दूरियां पर गई होंगी यहाँ से तिरछे होके, है ना। तो इसमें क्या हुआ हमारा, ये जो 24 में से 14 इधर हो गए तो बचा कितना 10। तो 10 में 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर, है ना। तो जो हमारा पूरा 24 सेंटीमीटर था उसको हमने 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया, 14 के हिसाब से 14, और रिमेनिंग पार्ट को इक्वल 2 पार्ट में हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये हो गया। चलो अब इसमें हमारे पास हम कोई सा भी एक एंगल लेके फॉर्मूला लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। देखो यहाँ से हमारा जो ट्रायंगल बना कौन सा, ट्रायंगल ले लो आप, कौन सा, ADL में, ठीक है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो यहाँ से हमें इसका AL की वैल्यू आ जाएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम वही पर ये वाला है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, हाइपोटेनियस। तो कर्ण का वर्ग मतलब 13 का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर AL स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर आधार का वर्ग 5 का वर्ग, है ना। चलो ये कितना हो गया हमारा 169 इक्वल AL स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी, तो 144 इक्वल AL का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमने इसको सॉल्व किया तो रूट वैल्यू आएगी 144 पे। तो यहाँ से हमें AL कितना मिलेगा, AL मिलेगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पर रूट लग जाएगा तो 144 का रूट वैल्यू। अब देखो हमारे पास AL भी आ गया, ठीक है। अब इसमें हम एक फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस, समांतर भुजाओं का योगफल। तो समांतर भुजाएं एक है 14, एक है 24, अब ये पूरी लेना है ना। तो 14 प्लस 24 इंटू हाइट हमने अभी निकाल दी इसकी AL कितना 12। अब जितना AL है उतना ही तो होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में खींचे गए, है ना। तो ये हो गया हमारा कितना 12। अब 12 से ये वैल्यू 6 टाइम कैंसिल हो जाएगी। चलो इसको मैट कर देंगे। अब ये हो गया हमारा कितना 38 इंटू 6, ठीक है। अब 6 8 जा 48 कैरी रहेगा 4, 6 3 जा 18 प्लस 4 22 स्क्वायर सेंटीमीटर, 228 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा इस समलंब चतुर्भुज का एरिया निकलेगा। तो हमने इसको दो टाइप से समझ लिया, एक तो हमें जब पूरी वैल्यू दी रहेंगी तो सीधा लगाना है, और जब हमें इसमें हाइट नहीं दी रहेगी तो हम इस टाइप से पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी हाइट निकाल लेंगे और फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो आज हमने समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और जो है समलंब चतुर्भुज इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब मेंसुरेशन में भी जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अगले वीडियो में डिस्कस होगा। थैंक यू।